हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक चैप्टर के साथ अपने चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और आज हम इस क्लास के अकॉर्डिंग जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन हम इसको आज कुछ अलग तरीके से करते हैं। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, चैप्टर नंबर 2, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे हमारे पास पॉलिनॉमियल्स है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप चैप्टर को देखोगे बुक में, तो ये चैप्टर नंबर 2 है और ये चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ कंबाइंड करके पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों चैप्टर का एक दूसरे से लिंक है। तो इसके लिए हम इन दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे और पूरे एक फ्लो में आज इसको हम ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनॉमियल से। चैप्टर 2, पॉलिनॉमियल। सिंपल हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। पॉलिनॉमियल हमारा होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली पॉलिनॉमियल एक एक एक्सप्रेशन है, किसी भी टाइप का एक एक्सप्रेशन बोल सकते हो, लाइक ए एक्स प्लस बी, राइट, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, और ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड सो ऑन, राइट। मतलब ये nth टर्म तक आप लेके जा सकते हो, मतलब जो हाईएस्ट पावर है इसकी, मतलब जो लीडिंग कोफिशिएंट है विच इज ए, यहाँ पे भी लीडिंग कोफिशिएंट ए होगा, मतलब हर एक एक्सप्रेशन में लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो ए होगा। हाईएस्ट पावर हो आप अप टू एन लेके जा सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर दो कंडीशन है। कोई भी एक्सप्रेशन है, हर एक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल हो ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल कब होगा, जब उसके पास कोई दो कंडीशंस हमेशा सेटिस्फाई करेंगी। पहली कंडीशंस क्या होंगी, जो वेरिएबल की जो पावर है ना, वेरिएबल्स पावर, वो हमेशा किस में होनी चाहिए, होल नंबर में। मतलब पावर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे हो सकती है, ठीक है। -1 -2 एंड -1/2 या 1/2 फ्रैक्शन में इस टाइप से नहीं हो सकती, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर सबसे पहली चीज़ क्या है, होल नंबर में होनी चाहिए। एंड होल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ, जो स्टार्ट होते हैं 0 से, फिर देन 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, और जीरो इंक्लूड होती है वो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन तो ये है कि जो वेरिएबल की पावर है वो इस टाइप से होनी चाहिए, करेक्ट। सेकंड, कि जो कॉफिशिएंट्स हैं वो रियल नंबर्स होने चाहिए। कॉफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स। देखो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको क्यों बताई, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन है और ये चीज़ें आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो। तो मैंने जस्ट आपको एक तरह का रिकॉल कराया है कि आपको पता होना चाहिए ये पॉलिनॉमियल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपने 9th क्लास में कुछ चीज़ें और पढ़ी होंगी कि बेस्ड ऑन द पावर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, अगर हमारे पास कितनी है, 1, हाईएस्ट पावर अगर 1 है, तो उसका मतलब ये था कि उस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो 1 है, और डिग्री 1 है तो वो एक लीनियर पॉलिनॉमियल है, राइट। अगर डिग्री हमारे पास 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अगर डिग्री हमारे पास 3 है तो वो हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। डिग्री अगर 4 है तो वो हमारे पास एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है एंड सो ऑन। ऐसे आप लेके जा सकते हो, मतलब आपके पास हर एक टाइप का पॉलिनॉमियल उसका नाम आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। तो हम करने क्या वाले हैं 10th क्लास में, तो 10th क्लास में बेटा हम एक ऐसी चीज़ करेंगे जिसके अंदर कुछ रिलेशनशिप होगा, ठीक है। और टॉपिक का नाम मैं स्टार्ट कर देता हूँ। टॉपिक का नाम है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनॉमियल है, सपोज पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। यहाँ से आप इसको देख सकते हो, जो डिग्री है इस पॉलिनॉमियल की वो 2 है, एंड ये एक डिग्री 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ना। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, जो आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर द लीडिंग कोफिशिएंट दैट मीन्स ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड आपको
कोफिशिएंट के बारे में तो ऑलरेडी पता ही होगा, जो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनके साथ में जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, है ना, ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है और ये इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे 6 हो गया, इनको हम बेटा बोलते हैं कोफिशिएंट्स, राइट। अब जीरोस का क्या मतलब है? जीरोस का मतलब आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया, वो सारी वैल्यूज जिसके ऊपर ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए, राइट। और दूसरी बात, आपने 9th में एक चीज और पढ़ी थी, अगर डिग्री किसी पॉलिनोमियल की अगर 2 है तो इसके पास जीरोस भी कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस ऑल्सो इक्वल्स टू 2। इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, इसका मतलब इसके ना पास नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? 2 ही होंगे, ठीक है। अच्छा, इसको निकालने की टेक्निक भी आपने 9th क्लास में सीख ली थी, फिर भी हम एक बार इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करेंगे, और हम फिर ये फाइंड आउट करेंगे कि इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन क्या है, मतलब ये एक दूसरे से आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। तो चलो इसके पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम इसको क्या करेंगे बेटा? फैक्टराइज करेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म से, तो ये हो जाएगा x कॉमन आया, बचा के हमारे पास x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन आया, क्या बचा? x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब फिर से पूरी एक्सप्रेशन से x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचा बेटा? सिर्फ x बचा, और यहाँ पे क्या बचा? प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों एक्सप्रेशन को अलग अलग पुट कर देंगे, दैट मीन्स x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। So from here we will get x equals to -3 and x equals to -2। तो यहाँ से हमें ये दो जीरोस मिल गए हमें, that means our zeros are -3 and -2। सो यहाँ पे नोट कर लेते हैं अलग से, हमारे पास जो जो इंग्रेडिएंट्स आते जाएंगे हम उनको नोट करते जाएंगे। जीरोस आर x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू -2। एंड अगर हम इस एक्सप्रेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो हमें क्या मिल जाएंगे? कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। तो हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे? आवर a इज 1, b इज 5 एंड c इज 6। तो ये हमारे पास हमारे कोफिशिएंट्स आ गए। अब हमारे पास रिलेशनशिप क्या है इन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में? तो बेटा यहाँ पे हमारे पास दो रिलेशन है। फर्स्ट रिलेशनशिप इज सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू -b अपॉन a। मतलब क्या है इसका कि ये एक जीरो ये आया है और एक जीरो ये आया है, मतलब ये वो वैल्यू है जिस पे वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो सम ऑफ द जीरोस मतलब अगर इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो वो कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल होगा, किसके किसके? b और a के। सेकेंड रिलेशनशिप क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अगर हम जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे तो वो कोफिशिएंट के रेशियो के किसके इक्वल आएगा? c अपॉन a के। अगर हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है बेटा तो हमारे पास ये कंडीशन हमेशा हमें सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो फर्स्ट रिलेशनशिप यहाँ से वेरीफाई करते हैं। यहाँ से हम कर लेते हैं इसका वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे? सम ऑफ द जीरोस करेंगे, दोनों जीरोस का सम। सम मतलब -3 और -2 को ऐड करना है, तो प्लस का साइन आ गया, इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। व्हाट इज b? b हमने यहां से निकाला हुआ है 5 और a क्या है? 1। बेटा इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, -3 -2 इज -5 एंड दिस -5 अपॉन 1 इज ऑल्सो -5। तो हमारा यहाँ से क्लियरली साफ साफ दिख रहा है हमें कि हमारा जो सम ऑफ द जीरोस है वो -b अपॉन a के इक्वल आ चुका। यहाँ से हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट मीन्स जो हमारे पास जीरोस आए हैं उनका हमें प्रोडक्ट करना है। दैट मीन्स -3 मल्टीप्लाई -2, -3 मल्टीप्लाई -2 एंड दैट शुड बी इक्वल टू c अपॉन a, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमने जो आंसर निकाला है वो गलत हो जाएगा। c अपॉन a, व्हाट इज c? c इज 6, a इज 1। बेटा अगर सॉल्व करते हो तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, एंड 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 एंड दिस इज इक्वल टू 6 इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी वेरीफाई हो गया। तो बेटा यही रिलेशनशिप था हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, अब अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखें तो हम इसको लिखेंगे कैसे? क्योंकि बेटा ऐसे सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इस फॉर्म में क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके आओगे तो वो थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाता है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। तो प्रोफेशनली आपको
कैसे करना है इसे एग्जाम में वो आप देख लो। कंसेप्ट क्या था बेटा, मैंने सबसे पहले ना एग्जाम्पल लिया, थोड़ी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का मतलब क्या है, मैंने स्टार्ट एग्जाम्पल से किया और अब मैं उसकी थ्योरी पे जा रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी क्या है, अगर यहाँ तो मैं ही दिख रहा हूँ, इफ पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एनी पॉलिनोमियल, is any quadratic polynomial एंड ऑब्वियस सी बात है डिग्री 2 है तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। एंड x इक्वल्स टू अल्फा एंड x इक्वल्स टू बीटा। अभी अल्फा बीटा क्या आ गए बेटा, ये जो जीरोस आएंगे ना मैंने उनको डिनोट कर दिया, मान लिया एक जीरो आएगा उसका नाम मैंने अल्फा रख दिया, मतलब ये है कि इसकी डिग्री 2 है, दैट मीन्स इसके पास 2 ही बच्चे होंगे, इसके 2 से ज्यादा बच्चे हो ही नहीं सकते और 2 ही बच्चे होंगे, ठीक है। एक बच्चे का नाम अल्फा रख दिया और एक बच्चे का नाम बीटा रख दिया, ठीक है। So and suppose x equal to alpha and x equal to beta be its zeros. Then first relationship is sum of the zeros, that is alpha plus beta is equals to minus b upon a. Second relationship क्या होगा, product of the zeros, product of zeros that is alpha into beta equals to c upon a. बेसिकली ये मैं आपको बताना चाह रहा था, एग्जाम्स में और बुक में आपको ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे लिख के आ जाओगे, हो सकता है सामने वाला एग्जामिनर ये सोचे कि इसने सम और प्रोडक्ट लिख दिया, अल्फा बीटा डिनोट नहीं किया, बिकॉज अल्फा बीटा का जो नोटेशन है वो स्टैंडर्ड नोटेशन है, वो आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये है बेटा, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए और उसके पास 2 जीरोस हो अल्फा और बीटा, तो उनके साथ एक रिलेशनशिप हमेशा सेटिस्फाई करेगा विच इज अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए, ठीक है। ये रिलेशनशिप हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा के देख सकते हो। मैं इसके साथ एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके पास, फिर उसके अंदर देखेंगे क्या ये उसके अंदर सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। सपोज मैंने एग्जांपल लिया पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। तो बेटा सबसे पहले तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके जीरोस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जीरोस फाइंड आउट करने के बाद इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, या ये ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ से कंपेयर करते हो तो ए की वैल्यू तो आ गई 1, क्योंकि ए कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या है जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है। तो ए हमारा 1 हो गया। बी इक्वल्स टू, अब देखो एक्स तो है ही नहीं यहाँ पे कहीं पे, मतलब एक्स गायब है और जो नहीं होता उसकी वैल्यू 0 होती है, तो बी की वैल्यू 0 हो गई। और सी की वैल्यू अगर प्लस माइनस के साथ भी आप कंपेयर करो, देखो विद साइन आपको कंपेयर करना है, सी की वैल्यू आ जाएगी -25। तो कंपैरिजन से हमने इसके कोफिशिएंट्स तो निकाल लिए, लेकिन सबसे पहले हमें इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लग सकता, बिकॉज यहाँ पे मिडिल टर्म कोई भी है ही नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके। देखो अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो कम से कम सारे फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। कुछ नहीं पता किस इक्वेशन में किस एक्सप्रेशन में क्या फॉर्मूला लग जाए, ठीक है, कुछ नहीं पता, इसलिए आपको सारे फॉर्मूले कम से कम याद होने चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25 मीन्स 5 स्क्वायर, दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बेटा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो अब हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इक्वल टू 0 तो है ही खैर, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। अलग अलग पुट कर देंगे, दैट इज x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5।
वी हैव टू वैल्यूज जिसमें से एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू -5 है। जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके पास डिग्री 2 है, मतलब उसके पास नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। एक बच्चे का नाम अल्फा रख दिया, एक बच्चे का नाम बीटा रख दिया। देखो अल्फा बीटा किसी का भी नाम रख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उसका नाम अल्फा बीटा रख लो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप चाहो तो इसका नाम बीटा और इसका नाम अल्फा रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मान लेते हैं अल्फा जो है वो मैंने 5 को रख दिया और जो बीटा है वो मैंने -5 को रख दिया, ठीक है। यहां से हमारे पास कोफिशिएंट्स भी हैं, उनको भी लिख लेते हैं। a = 1, b = 0 एंड c = -25, ठीक है। अब हम अपना रूल अप्लाई करते हैं। रूल क्या था, फर्स्ट रूल क्या था, सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, -b/a होता है। सेकंड क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स सी अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा एंड दिस इज इक्वल टू c/a। चलो भाई एक एक करके अप्लाई करते हैं। सम ऑफ द जीरोस दैट मीन्स 5 और -5 को ऐड करेंगे, ये किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a। b क्या है 0, a क्या है 1, -5 + 5 तो बेटा 0 होता है, दैट मीन्स 0 = 0, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया फर्स्ट रूल, मतलब फर्स्ट रूल हमारा सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन्स हमने अभी तक क्वेश्चन ठीक किया था। सेकंड रूल अप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड अप्लाई करो। सेकंड के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट मीन्स 5 × -5 एंड दिस विल बी इक्वल टू c/a। नाउ व्हाट इज c, -25 एंड व्हाट इज a, 1। अगर आप बेटा इसको सॉल्व करते हो तो 5 5 = 25 प्लस माइनस माइनस आंसर इज -25 एंड राइट हैंड साइड इज ऑलरेडी -25, दैट मीन्स दिस ऑल्सो सेटिस्फाइज, राइट, समझ आया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे जीरोस भी सही निकल गए और उसके बाद जो हमने वेरिफिकेशन किया वो भी सही हो गया, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन ना अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई सीबीएसई एग्जाम में कम से कम 5 मार्क्स का आता है, किस्मत अच्छी हुई तो कह रहा हूँ, ठीक है। किस्मत थोड़ी सी खराब हुई तो ये क्वेश्चन कई बार 3 मार्क्स का भी आ जाता है, लेकिन एक बात की गारंटी है बेटा, 3 मार्क्स से नीचे नहीं आता। कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही आता है, अदरवाइज किस्मत बहुत अच्छी है, रिच है, तो ये 5 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो इस तरीके से रट लेना है ना, मतलब इसके अंदर चाहिए ही क्या, ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। अगर हमारे पास इक्वेशन है उसको फैक्टराइज करना आना चाहिए बस, और फैक्टराइज करने के बाद जीरोस निकल गए। जीरोस निकलने के बाद 2 बच्चे आए, एक बच्चे का नाम अल्फा, एक बच्चे का नाम बीटा। उसके बाद सम हमारे पास है ही, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स c/a। ऐसे करके आप इनका वेरिफिकेशन कर देना, वेरिफिकेशन हो जाएगा। मान लो 5 मार्क्स का आया तो 2.5 + 2.5 होगा, 2.5 मीन्स इसके 2.5 आपको मिल जाएंगे जीरोस निकालने के और 2.5 मिल जाएंगे आपको वेरिफिकेशन में। 3 का आया तो 1.5 + 1.5, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। देखो पास होने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत ही मोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स जो हमारे बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते हैं ना उनको चुन लेना चाहिए पहले ही, जो इजी हो और जिसको करना बहुत ही आसान हो, सो दैट हमारे जो चांसेस होते हैं कम से कम 80 में से कम पहले हम अपने 40 सिक्योर कर लें, है ना। टॉप करने की हम बाद में सोचेंगे, पहले हमारे 40 ऐसे हो जाने चाहिए जिनके ऊपर तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। देखो क्वेश्चन तो एक से एक बढ़ के होते हैं, लेकिन सीबीएसई के हिसाब से बता रहा हूँ, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। यही ध्यान रखना है आपको, आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, ठीक है। ध्यान रखना बेटा इस बात का। तो ये तो था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब क्वेश्चन इसका उल्टा भी तो आ सकता है ना। क्वेश्चन उल्टा भी तो आ सकता है, किसी ने रोका थोड़ी है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है px, हमें नहीं पता कौन सा पॉलिनोमियल है, लेकिन उसके जीरोस का जो सम है वो गिवन है, जो प्रोडक्ट है वो भी गिवन है। तो ये आपसे पूछता है वो पॉलिनोमियल कौन सा है, ये बताओ, उल्टा, ठीक है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक एक्सप्रेशन याद करना है, आप लोग याद ही करते हो, वैसे मैं समझा देता हूँ क्या है हमारे पास वो एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास px इक्वल्स टू कोई पॉलिनोमियल है ax² + bx + c = 0, हमें यही चाहिए ना, और पॉलिनोमियल तो इसी फॉर्म में होगा,
बस जो वैल्यूज हैं ए की, बी की और सी की, ये वैल्यूज अगर हमें पता चल जाए तो हमारा पॉलिनोमियल निकल गया, है ना। हम एक काम करते हैं, जो सम और प्रोडक्ट का जो रिलेशनशिप हमें पता है ना, उसका यूज कर लेते हैं। हमें पता है बेटा, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस बी अपॉन ए होता है ना। प्रोडक्ट दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ये सी अपॉन ए होता है, हमें सब पता है ना। हम क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे यहाँ पे। हमने कुछ सीखा है, उसका यूज तो करना चाहिए ना, नहीं तो ऐसे ही सीखे जा रहे हैं फिर। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, हम इसको पुट कर देते हैं। अब हम एक काम करते हैं, ये जो रेशो गिवन है ना, बी अपॉन ए सी अपॉन ए, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये कहीं से आ गए तो इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करके इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है, इसको और इसको। हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं होल इक्वेशन, डिवाइड होल इक्वेशन बाय ए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय ए इक्वल्स टू 0 अपॉन ए। और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आपको, ए क्या होता है, हमेशा नॉन जीरो होता है, ठीक है, ए जीरो नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग करते हैं, ये सबके डिवाइड में है, मतलब हर एक के डिवाइड में होगा। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। और 0 अपॉन कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, हमेशा आंसर क्या होता है, 0 होता है। अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। कुछ देखा देखा लग रहा है, देखो, बी अपॉन ए और सी अपॉन ए तो हम यहाँ से उठा लेंगे, हमारे पास लॉट में पड़ा हुआ है बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पड़ा। सी अपॉन ए तो चलो एग्जैक्टली हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा, कोई प्लस माइनस का कोई चक्कर है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम देखते हैं तो माइनस बी अपॉन ए है, तो हम एक काम करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है, तो सिर्फ बी अपॉन ए की वैल्यू क्या हो गई, माइनस साइन को शिफ्ट कर दो, तो वो हो जाएगी माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। जब भी नेगेटिव साइन आए ब्रैकेट लगा लो भाई, ब्रैकेट एक शील्ड है जो किसी भी नेगेटिव साइन को रोक लेती है, ठीक है। ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो अगर सपोज इस एक्सप्रेशन को खोलना पड़ा तो आप कहीं प्लस कहीं माइनस भूल जाओगे, ठीक है। बेस्ट इज ब्रैकेट लगाओ, और जैसे ही ब्रैकेट खोलो तो साइन को रिवर्स कर दो। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, बी अपॉन ए की वैल्यू मिल गई, और सी अपॉन ए की वैल्यू तो हम डायरेक्टली यहाँ से उठा सकते हैं। तो बेटा बी अपॉन ए की वैल्यू क्या मिली, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब हम एक काम करेंगे, इस एक्सप्रेशन में दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बी अपॉन ए को छेड़ा बस मैंने, और किसी को नहीं। एक्स एज इट इज है, प्लस सी अपॉन ए। नाउ व्हाट इज सी अपॉन ए, सी अपॉन ए इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बेटा क्या होता है, माइनस होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन याद कर लेना बस। अगर किसी ने ये एक्सप्रेशन याद कर लिया तो उसके बाद उसको कोई भी क्वेश्चन में कोई रुकावट नहीं आने वाली, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये एक्सप्रेशन याद रखना, नेक्स्ट पे मैं लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, और उसके सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो उस पॉलिनोमियल का पता कैसे लगाएंगे। इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या आ सकता है, फाइंड ए पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ द जीरोस is minus 1 upon 4 and product of the zeros equals to 1। ये हमें गिवन है, ये आई थिंक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सम जो है वो माइनस 1 अपॉन 4 गिवन है, एंड प्रोडक्ट जो है वो 1 गिवन है। भाई हमें करना ही कुछ नहीं है, हमें तो पता है ना सम कितना है, माइनस 1 अपॉन 4, और सम का मतलब क्या था, अल्फा प्लस बीटा, ये कितना है, माइनस 1 अपॉन 4। प्रोडक्ट का मतलब क्या था, अल्फा इंटू बीटा, ये कितना किसका इक्वल है, 1 के इक्वल। हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं, ये सारी वैल्यूज को उठाओ और इस पॉलिनोमियल में पटक दो, तो हमारे पास जो पी एक्स है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो साइन को बड़े ध्यान से, जहां माइनस साइन आ जाए बी केयरफुल, माइनस साइन किसी का नहीं है, बहुत खतरनाक है।
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, वो है -1/4। तो एक और माइनस आएगा, देखो मैंने बताया था माइनस आते ही ब्रैकेट लगा लेना, शील्ड का काम करेगा, बचा लेगा आपको, क्वेश्चन गलत नहीं होने देगा। एक्स, ठीक है, एक्स एज इट इज आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1। ओके, दैट मीन्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x+1। करेक्ट। अब ये उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लग नहीं रहा, नो प्रॉब्लम, एक काम करो, इसको इक्वल टू 0 पुट कर लो और पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, राइट, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x+4, सॉरी 1 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, 4 को अंदर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4 × 1/4x प्लस 4 × 1 4 इक्वल टू 0, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल आ गया 4x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। जस्ट आप इसको कंपेयर करते हो ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, सब कुछ मिलने लगेगा आपको, आपको a मिल जाएगा 4, b मिल जाएगा 1, c मिल जाएगा 4, मिल गया ना पॉलिनोमियल। मतलब वो कोई और नहीं, वो यही एक पॉलिनोमियल था जिसके जीरोस का सम -1/4 है और प्रोडक्ट 1 है। समझ आया? तो पूरे चैप्टर में सिर्फ ये दो ही टॉपिक हैं। ये क्वेश्चन बेटा कहीं ना कहीं 2 मार्कर में आ जाता है अगर किस्मत बहुत अच्छी हुई, है ना, विद रिच किस्मत। ओके, अदरवाइज आपकी किस्मत थोड़ी सी खराब है तो फिर ये 1 मार्क में ही आता है। ओके, मतलब ये है कि ये चैप्टर ऑलमोस्ट 7 से 8 मार्क्स का कैसे भी ना कैसे करके आ जाता है, फिक्स नहीं है, 7 का भी आ जाता है, 8 का भी आ जाता है, ठीक है। समझ आया? सिर्फ ये अकेला चैप्टर, मैं सिर्फ चैप्टर 2 की बात कर रहा हूँ और किसी चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ चैप्टर 2 की बात कर रहा हूँ। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द polynomial whose sum of the zeros, that is sum is given -5.2 and product is given कितना 1/2। सपोज मैंने ये ले लिया, सम इज गिवन 5.2 माइनस का एंड प्रोडक्ट इज सपोज इक्वल टू 1/2। तो अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, अब तो हमारे पास सीधा सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ओके, और यहाँ से हमें सब कुछ पता ही है, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ही तो हुआ, क्या गिवन है -5.2, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्या गिवन है c/a, वो कितना गिवन है 1/2, ठीक है, ये हमें गिवन है। अब हमें करना ही क्या है, जहाँ जहाँ इसकी वैल्यूज पुट करनी है वहाँ वहाँ इसकी वैल्यूज को पुट कर दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा x² माइनस माइनस आ गया, फिर से ब्रैकेट लगाओ, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -5.2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स 1/2। करेक्ट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5.2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। थोड़ा सा एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, या फिर नीचे नीचे जो सेम है उससे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो जाएगा 2 टाइम्स x² प्लस 5/2x प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0। ये हो जाएगा 2x² प्लस 2 इंटू 5/2x प्लस 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ आया? तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल है। किसी भी क्वेश्चन में अगर सम गिवन हो, प्रोडक्ट गिवन हो, ये फॉर्मूला याद रखना, बस टॉपिक का नाम भी याद रखना कि अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट से पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो उस केस में आप लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है।
तो ये तो बात हुई चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में सिर्फ यही दो चीज़ें हैं, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है और इसी के ऊपर क्वेश्चंस थोड़े बहुत ट्विस्ट करके आ जाते हैं। फिलहाल हम कॉन्सेप्चुअल बातें कर रहे हैं, बस ज़्यादा कुछ हम डीप में जा नहीं रहे हैं। एक बार चैप्टर हो जाए उसके बाद हम इसके ऊपर काफ़ी और क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे, वो कैसे कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, इतने सिंपल नहीं आते जितने हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बट एक बार इसको सीखने के लिए हमें करना तो पड़ेगा ही, राइट। तो हम एक बार इसको अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर काफ़ी सारे असाइनमेंट प्रॉब्लम क्वेश्चंस जो हैं, डीपीपीज वगैरह जो हैं, वो हम अपनी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 2। चैप्टर 2 यहाँ पे फिनिश हो गया। अगर इतना समझ में आ गया तो थोड़ा रेस्ट कर लो, पानी वानी पी लो, क्योंकि इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर 4, इसी के साथ लिंक करके, इसी चैप्टर के साथ लिंक है। चलो शुरू करें, शुरू करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव चैप्टर 4। चैप्टर 4, चैप्टर 4 मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसने नाम ही दे दिया, और हमने पीछे अभी क्या डिस्कस किया है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही जीरोस फाइंड आउट किए हैं, और उसके जो जीरोस हैं और उसका जो कॉफिशिएंट्स उनके बीच में एक रिलेशन भी डिफाइन किया है। उसके बाद उनकी हेल्प से हमने वापस पॉलिनोमियल भी फाइंड आउट किया है, मतलब वाइस वर्सा कंडीशन हमने करी है। पॉलिनोमियल से वेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन से पॉलिनोमियल, दोनों चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहली बात, इस चैप्टर में मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला काम तो इस चैप्टर में ये है कि आप लोग आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। ऑब्वियस सी बात है, मैं कब से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, करेक्ट। अगर हम बोलते हैं डिग्री 2 होनी चाहिए तो ही क्वाड्रेटिक है, तो ऑब्वियस सी बात है कैसी भी इक्वेशन आ जाए, अगर हम उसमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं एक बार। एग्जाम्पल इज एक्स प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, राइट। आप अगर इसको देखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, मैं आपसे पूछूं बताओ क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्या ये इस फॉर्म में है? बोलोगे यस सर, ये रही, और यहाँ पे डिग्री 2 भी है। नहीं, जब तक आप इसको एक्सप्रेशन में नहीं कन्वर्ट करोगे तब तक आप लोग डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, पहले आप इसे ओपन करोगे, राइट लेफ्ट लेके जाके सॉल्व करोगे, इक्वल टू 0 पुटअप करोगे, एंड देन आप डिसाइड करोगे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले एक्सपेंड करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको आता ही होगा, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो अब लग जाओ सॉल्व करने, लगाते हैं, इस पे ए हो गया एक्स, बी हो गया 1, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। आप इस एक्सप्रेशन को उठा के इधर ले जाओ, तो ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस 2x से माइनस प्लस 2x कट गया, 1 माइनस 3 क्या बचा, -2 इक्वल टू 0।
ये देखो क्या आ गया, -2 इक्वल टू 0 आ गया। आपको यहाँ लग रहा था कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, बट हाँ यहाँ पे देखने के बाद आपको समझ में आ रहा है तो ये तो डिफाइन ही नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइंड, राइट। वाई? बिकॉज -2 कभी 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। समझ में आया? तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि बताओ ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के बाद आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, अब इसकी बात आती है सॉल्व करने की, कि अगर हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए x² -2√6x प्लस 6, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, हमें सपोज इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है, दैट मीन्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। अगर ABC निकालना से पड़े तो हमारे पास जो a है वो 2 हो जाएगा, जो b है वो -2√6 हो जाएगा, जो c है वो 3 हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास इसके कोफिशिएंट आ गए जो हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, ABC हमारे पास आ चुका है, डिग्री 2 आ चुकी है, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जो हम लास्ट हमने डिस्कस किया था उसी की हेल्प से, है ना। उसके रूल आपको याद ही होंगे। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 6। अब ऐसे दो नंबर हमें सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 आए और उन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो मिडिल टर्म है विच इज -2√6 ये बन जाए। तो वो जो दो नंबर हैं वो हमारे पास है √6 एंड √6, बिकॉज √6 मल्टीप्लाई √6 करेंगे तो आंसर आएगा 6। बट माइनस का चाहिए तो दोनों को माइनस का ले लो, बिकॉज माइनस माइनस फिर से प्लस ही होता है ना। और जब -√6 और -√6 करोगे तो आंसर आएगा -2√6। मिडल टर्म में आ गई और फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लिकेशन हमें चाहिए था वो भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो हो जाएगा 2x², मिडल टर्म को रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, -√6x -√6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ले लो कॉमन। अब बेटा कहोगे कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा, बहुत कुछ कॉमन है, देखो थोड़ा सा हमें इसके अंदर मैनिपुलेशन करेंगे। 2 को हम लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई √2, बिकॉज वी नो दैट सेम सेम स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है। माइनस इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे, √3 मल्टीप्लाई √2x। ठीक है, बिकॉज रूट रूट मल्टीप्लाई होता है तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। माइनस इसको भी सेम तरीके से √3 मल्टीप्लाई √2x प्लस 3 को ब्रेक डाउन करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 0। करेक्ट। यहां से अब हम क्या करेंगे, √2 को कॉमन लेंगे और x कॉमन लेंगे। कुछ और कॉमन आ रहा है? नहीं। जो बच गया उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक √2 बचा क्योंकि एक तो कॉमन आ चुका था। x² था, x बचा, माइनस √2 कॉमन आया तो क्या बचा, √3 बचा। सेम माइनस है यहाँ पे, यहाँ प्लस है, मतलब यहाँ से माइनस कॉमन आ सकता है। √3 है तो यहाँ से √3 कॉमन आ गया। x एक में है एक में नहीं है तो ये कॉमन नहीं आएगा, तो इसको हम यही लिखेंगे। क्या क्या बचा यहाँ पे बचा √2x -√3 इक्वल टू 0। देखो ये दोनों एक्सप्रेशन जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हो तो सेम आने चाहिए। अगर ये एक्सप्रेशन सेम आते हैं दैट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहा है। इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको लिख लेंगे √2x -√3, दोनों में से कॉमन लेंगे ना, ये और ये कॉमन ले सकते हैं। रिमेनिंग टर्म्स आर √2x -√3 इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2x -√3 इक्वल टू 0 एंड सेम √2x -√3 इक्वल टू 0। आप इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी √3/√2 एंड सेकेंड वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी x इक्वल टू √3/√2। देखो कई बार ऐसा होता है हमारे पास जो जीरोस हैं वो अलग अलग आ जाते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कहीं -5 और +5 आया था, एक जगह -3 और -2 आया था। रूट्स जो हैं दोनों अलग अलग थे, लेकिन इस केस में क्या हुआ, दोनों के दोनों रूट्स बिल्कुल सेम टू सेम आ गए। मतलब ये चक्कर क्या है, कैसे समझ में आएगा कि रूट्स सेम आएंगे अलग आएंगे या कैसा भी आएगा या रूट्स आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हम यूज करेंगे एक छोटा सा फॉर्मूला जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट।
क्योंकि हमें पता तो चलना चाहिए ना रूट्स कैसे आ सकते हैं इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का? डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसके पास तीन बिहेवियर हैं। अगर तीनों बिहेवियर से बताएगा कि इसके पास कैसे रूट्स आएंगे, एक जैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे, या फिर आएंगे ही नहीं। अगर डी हमारे पास बेटा हो जाता है पॉजिटिव, तो इसके पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, अगर डी हमारे पास आ जाता है इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। अगर हमारे पास डी आ जाता है नेगेटिव, तो यहाँ से हमारे पास कोई रियल रूट नहीं होगा। मतलब रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, रूट एग्जिस्ट करेगा बट वो रियल नंबर नहीं होगा। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किस टाइप का होगा, जब आप 11th में हो जाएंगे। हम्म, ठीक है। तो जैसे लास्ट वाले केस में हमने क्या देखा था, रियल एंड इक्वल रूट्स आए थे। इक्वल मतलब दोनों जो रूट आए थे वो बिल्कुल सेम टू सेम आए थे। क्या ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है उस क्वेश्चन में? देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 3 इक्वल टू 0। करेक्ट, ये क्वेश्चन था। कंपेयर किया था हमने, तो ए हमारे पास 2 आ गया था, बी हमारे पास -2√6 आ गया था, सी हमारे पास 3 आ गया था। ओके, चलो पुट करते हैं। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ व्हाट इज b? b इज -2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 3। जरा इसको सॉल्व करना बेटा। दिस इज 2√6 स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। देखो माइनस की पावर पॉजिटिव है, इवन है, तो आंसर में हमारा हमेशा इवन ही आएगा, सॉरी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, कभी भी याद रखना, माइनस की पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, 4 6 जा 24 हो गया, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। देखो क्या हुआ यहाँ पे, जो हमारा डी है वो 0 आ चुका है। ठीक है, 0 आते ही हमें क्या मिला? डी इक्वल टू 0। दैट मीन्स हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं, और हमारा जो आंसर आया था वहां पे भी जो आंसर आया था वो हमारा रियल और इक्वल ही आया था। राइट, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं डी की हेल्प से, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, कि इसके जो रूट्स हैं वो किस टाइप से आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, हर बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाए मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, ये तो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ 25 to 30% प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो मिडल टर्म से सॉल्व हो जाती हैं। बाकी सारी प्रॉब्लम्स में मिडल टर्म स्प्लिटिंग काम नहीं आता। वहाँ पे या तो आपको टर्म्स को अरेंज करना पड़ता है एक दूसरे के साथ, या फिर आपके पास कोई और मेथड हो उसकी हेल्प से। जैसे पहले एक मेथड होता था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसकी हेल्प से आप उसको सॉल्व कर लेते हो। या फिर उसी की एक एप्लीकेशन, मतलब एक फाइनल कंक्लूजन जो है उसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसका यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर ही देता है, चाहे कैसे भी हो, उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगे या ना लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस इक्वेशन को सॉल्व करके ही मानेगा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम डिस्कस करते हैं एक बार कि वो फॉर्मूला हमारे पास है क्या। ये लास्ट टॉपिक है बेटा, बिलीव करो, इसके बाद इस चैप्टर में कोई और टॉपिक नहीं है करने के लिए। ये सारा इतना सारा अगर आपने कर लिया तो फिर आपको करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फॉर्मूला बेटा बड़ा सिंपल है। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट्स हैं दैट इज एक्स, वो हम निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले की हेल्प से, विच इज -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। आप इस एक्सप्रेशन, आप इस फॉर्मूले को देखो, क्या आपको इसमें सब कुछ नहीं पता? बी आपको पता है, ये रहा। ए आपको पता है, ये रहा। डी आपको जस्ट अभी मैंने बताया था, डी का फॉर्मूला क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके अंदर रखी सारी वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मतलब आपको सिर्फ एक एक्सप्रेशन चाहिए, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ तो क्या, जो आपके पास रूट्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए पिछला ही लेते हैं एक बार एग्जाम्पल। उसके अंदर डी क्या आया था? 0 आ गया था।
हमने जस्ट अभी सॉल्व किया था, डी हमारे पास 0 आया था, मतलब उसके पास क्या से रूट्स थे, रियल एंड इक्वल रूट्स थे। अब ये इसकी हेल्प से कैसे आएंगे वो हम देख लेते हैं। इक्वेशन थी हमारे पास 2x² माइनस 2√6x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे हमें मिला था a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 2√6, c इक्वल्स टू 3, और d हमने निकाला था वहां पे, वो हमारा आ गया था 0। पुट कर देते हैं इसके अंदर, x इक्वल्स टू माइनस b। नाउ व्हाट इज b? b इज माइनस, अगेन माइनस, बी केयरफुल, माइनस 2√6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी। नाउ व्हाट इज स्क्वायर रूट डी? डी हमारा 0 आया था, डिवाइडेड बाय 2a, दैट मीन्स 2 इंटू व्हाट इज a? 2। तो यहां से हमारे पास x आ गया, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, दैट इज 2√6 प्लस माइनस 0, 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही है, डिवाइडेड बाय 4। अब देखो बेटा, प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार 0 के साथ प्लस कर दो, एक बार 0 के साथ माइनस कर दो। अब बोलोगे बेटा फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, अगर आप एक ही ऑपरेशन करोगे तो एक ही 0 आएगा। हमारे पास एक कंडीशन है कि डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 होने चाहिए, वो हमारा जो लॉ है वो फेल हो जाएगा, तो इसलिए आपको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 2√6/4 एंड x इक्वल्स टू अगेन 2√6/4। मैंने एक बार प्लस 0 कर दिया, एक बार माइनस 0 कर दिया, ये आप सोच लेना, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप बोलोगे बेटा सेम आंसर तो आया नहीं, बेटा ये कट करोगे तभी आएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लेके जाना ही पड़ता है। और यहाँ से देखो, ये √2 को, ये √6 को मैंने लिखा √3 इंटू √2, सॉरी हाँ ठीक है, और इस 2 को लिखा √2 इंटू √2, अगेन √2 से √2 कट गया, क्या बचा? √3/√2, दैट मीन्स x इक्वल √3/√2। एंड यहाँ से भी हमारे पास क्या आएगा? x इक्वल टू √3/√2। तो बेटा इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम, समझ आया? तो इस तरीके से आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जो जीरोस हैं, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम बची है हमारे पास सिर्फ इसके वर्ड प्रॉब्लम्स, और जो हमारे पास वो क्वेश्चंस हैं जिसमें सम और जीरोस को ट्विस्ट करके दिया होता है, वो सारे क्वेश्चन जो है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। क्वेश्चन इज 4x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी हो जाएगा, बट हम इसको करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। तो हमारे पास जो a है वो आ गया 4, जो b है वो आ गया 5, और जो c है वो आ गया 1। हमें d निकालना है। पहले हम चेक कर लेते हैं बिहेवियर कि इसके पास जो जीरोस हैं वो कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, या कोई भी रियल रूट है ही नहीं। तो d हमारे पास क्या हो जाता है? b² माइनस 4ac। तो ये हमारे पास हो जाएगा b², दैट इज 5² माइनस 4 इंटू 1। सॉल्व किया इसको तो हो जाएगा 5² इज 25, माइनस 4 4 जा 16 इंटू 1 16, ये आ गया हमारे पास 9। दैट मीन दिस इज पॉजिटिव। तो हमारे पास अगर d पॉजिटिव है, उस केस में हमारे पास कैसे रूट्स आने चाहिए? रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल रूट्स आएंगे और डिस्टिंक्ट अलग अलग आएंगे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। फॉर्मूला हमारे पास क्या था रूट्स फाइंड आउट करने का? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। x इक्वल्स टू व्हाट इज माइनस बी? माइनस व्हाट इज b? b इज 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट d, व्हाट इज d? d इज 9 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज a? a इज 4। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 इज 3 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8। दैट मीन्स x इक्वल्स टू, अब देखो फिर से वही करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, -5 -3/8, एक बार माइनस कर दिया, एंड x इक्वल्स टू -5 प्लस 3/8, एक बार माइनस कर दिया, सॉरी प्लस कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू -5 -3 बटा कितना होता है? -8/8। और यहाँ से x इक्वल्स टू -5 प्लस 3 कितना होता है? -2/8। इसको सॉल्व कर लो, ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1,
और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/4। आप देख सकते हो जो हमारा रिजल्ट कहता है कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ये रूल बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है, इसके पास रियल हैं रूट्स और दोनों के दोनों रूट्स जो हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो हमने एक साथ आज 2 चैप्टर्स निपटाए हैं। अगर आप इस चैप्टर को इस तरीके से कर लेते हो तो जो बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स है वो तो आप कर ही लोगे। बाकी हाई लेवल अभी बहुत सारा पेंडिंग है, धीरे धीरे हम करते हुए उनको निपटाएंगे। और काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं और जो आते हैं और जो आने के चांसेस होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, टिल देन इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ओके, बाय बाय।